नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्लूरेसी के ऊपर। तो आइए बिना कोई देर किए हम स्टार्ट करते हैं कि प्लूरेसी क्या होता है। सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि प्लूरा क्या है, बिकॉज प्लूरा जो है प्लूरेसी जो है वो प्लूरा से रिलेटेड है। सो व्हाट इज प्लूरा? The pleura includes two thin layers of tissues that protect and cushion the lungs. यानी ये चेस्ट कैविटी है। चेस्ट कैविटी में ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, एंड इसके बाहर जो है ये रिब्स है और ये पूरी चेस्ट वॉल है। ठीक है। अब इस चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच की जो भी टिश्यूज होते हैं जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको उनके लिए एज अ कुशन का काम करते हैं, तो वो चीज जो होती है वो प्लूरा कहलाती है। यानी कि अगर हम इसको जूम इन करें तो जूम इन करने पे ये तो रिब्स हो गई, ये लंग्स हो गए। ठीक है। और लंग्स के जो सबसे बाहरी पार्ट होगा अ, वो होगा विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा। और इसके रिब्स के और चेस्ट कैविटी के ठीक नीचे वाला जो पार्ट होगा, ठीक नीचे वाला जो पार्ट होगा वो कहलाएगा पेराइटल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन जिसे हम कह सकते हैं उसको हम प्लूरा बोलते हैं। तो प्लूरा दो टाइप की होती है, एक होती है विसरल प्लूरा और दूसरी होती है पेराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा जो होती है वो लंग्स के एकदम इंटैक्ट में रहती है, और पेराइटल प्लूरा जो होती है वो चेस्ट कैविटी के ठीक अंडर में रहती है, और इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि एज अ कुशन का काम करता है। द इनर लेयर विच इज विसरल प्लूरा wraps अराउंड द लंग्स। विसरल प्लूरा जो होती है ये लंग्स को अपने चारों तरफ से घेर के रखती है, एंड इज स्टक सो टाइटली टू द लंग्स दैट इट कैन नॉट बी पील्ड ऑफ। यानी कि हम इसको निकाल नहीं सकते हैं, ये इतने इंटेक्टली लंग्स से जुड़ी हुई होती है। एंड द आउटर लेयर विच इज पेराइटल प्लूरा लाइंस द इनसाइड ऑफ चेस्ट वॉल। यानी कि चेस्ट वॉल के ठीक अंदर की जो लाइनिंग होती है ये उसको कवर करके रखती है। और जो लंग्स के ठीक इंटैक्ट में होती है इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा, और जो चेस्ट वॉल से इंटैक्ट होती है उसको हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। और इसके बीच के अंदर जो भी पार्ट या फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो कि कुशन का काम करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हाइड्रेट रखने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि प्लूरा क्या होता है, प्लूरेसी क्या होती है। प्लूरेसी मींस इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरी या फिर प्लूरा। प्लूरेसी मींस इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा। यानी कि ये जो एक टिपिकल प्लूरा मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हुआ किसी भी वजह से, तो इसके अंदर ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो भी इन्फ्लामेशन हुआ इस कंडीशन को ही हम प्लूरेसी बोलते हैं। दिस लीड्स टू इम्पेयरमेंट ऑफ लुब्रिकेटिंग फंक्शन। यानी कि ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच के अंदर जो भी प्लूरल फ्लूइड था, ये प्लूरल फ्लूइड क्या कर रहा था, इसको लुब्रिकेट करने का काम कर रहा था। यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं एंड डायलेट होते हैं। तो उस कंडीशन में लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है, तो उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए या कम करने के लिए लुब्रिकेशंस की जरूरत पड़ती है। और वो लुब्रिकेशंस कहाँ से मिलता है? प्लूरल मेम्ब्रेन से मिलता है, प्लूरल फ्लूइड से मिलता है। और प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको ही हम प्लूरेसी बोलते हैं। दैट कॉजेज पेन व्हेन ब्रीदिंग। अब क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से लुब्रिकेटिंग जो फंक्शन था वो इम्पेयर हो गया, यानी कि अब लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। जब लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो फिर लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा। और जैसे ही फ्रिक्शन पैदा होगा तो पेन महसूस होगा। यानी कि फ्रिक्शन कब पैदा होगा? जब हम ब्रीथ करेंगे। पेशेंट जब भी ब्रीथ करेगा तो ब्रीथ करते ही पेनफुल कंडीशन डेवलप होगी। इसी को ही हम प्लूरेसी बोलते हैं।
अब कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? कॉज़ क्योंकि पता है हमें प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेमेशन किस-किस वजह से हो सकता है? न्यूमोनिया की वजह से हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से, लंग एब्सिस की वजह से, कार्सिनोमा ऑफ लंग की वजह से, इंजरी टू द चेस्ट वॉल की वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से एंड ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकती है। तो मल्टीपल टाइप्स के कॉजेज़ हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये कॉजेज़ वो ही है जो कि लंग्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हों, लाइक न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, लंग एब्सिस, कार्सिनोमा एंड चेस्ट वॉल इंजरी जो है, ये सारी चीजें जो है वो लंग्स को डायरेक्ट इन्वॉल्व करती है, डायरेक्ट अफेक्ट करती है। लेकिन र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो र्यूमेटॉइड नोड्यूल्स होती है वो कभी कभार लंग्स के अंदर भी देखने को मिलती है। अब र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें आपको समझ में आएगा कि न्यूमेटॉइड नोड्यूल्स जो होती है, वो लंग्स के अंदर भी कभी-कभार डेवलप हो सकती है और जब ये लंग्स के अंदर डेवलप होती है तो कैविटेशन भी करती है और कैविटेशन की वजह से प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो सकती है, इन्फेक्शन की कंडीशन हो सकती है जो कि प्लूरेसी डेवलप करती है। एंड ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर भी जो होते हैं, ये भी डायरेक्ट लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं, डायरेक्ट प्लूरल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लूरेसी डेवलप करती है। अब हम साइन एंड सिम्पटम्स क्या-क्या देखने को मिल सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। लाइक शार्प स्टैबिंग, टीयरिंग पेन इन द अफेक्टेड साइट। ऐसा लगता है जैसे कि पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम हो, ऐसा वो पेशेंट महसूस करता है, लेकिन वो होता नहीं है कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से। वो किस वजह से होता है? वो प्लूरेसी की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लंग्स एंड चेस्ट वॉल के बीच में रबिंग बहुत ज़्यादा होती है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से शार्प पेन होता है, स्क्रैबिंग पेन होता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो, या टीयरिंग पेन होता है जैसे कि मसल्स जो है वो फटने वाली हो। सो शार्प स्टैबिंग एंड टीयरिंग पेन होता है अफेक्टेड साइड में। अफेक्टेड साइड में मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में होगा। जो भी जिस साइड की प्लूरा जो होगी, प्लूरल मेम्ब्रेन वो अफेक्टेड होगी, तो उसी साइड में, उसी चेस्ट की सिचुएशन में हमें शार्प स्टैबिंग एंड टीयरिंग पेन देखने को मिलेगा। देन पेन वर्स ऑन कफिंग, डीप रेस्पिरेशन एंड प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। अब क्योंकि पेशेंट को कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सिम्पटम होगा, रेस्पिरेटरी साइन एंड सिम्पटम्स डेवलप होंगे, तो कफ भी उसके अंदर एक है। तो पेशेंट जब भी कफ करेगा तो कफ करने की वजह से लंग्स और चेस्ट वॉल में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होते ही पेन जो होगा वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में हो जाएगा। डीप रेस्पिरेशन भी नहीं कर पाएगा क्योंकि डीप रेस्पिरेशन करने पे भी पेन वर्स हो रहा है, या फिर प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। मान लीजिए जब हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट या पैल्पेट करने के लिए उस जगह को दबाएँगे या ऑस्कल्टेट करेंगे स्टेथोस्कोप से, तो पेशेंट जो होगा वो कहेगा कि दर्द उसका बढ़ रहा है, यानी कि दबाने से, प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड करने से भी पेन उसका बढ़ जाता है प्लूरेसी में। देन रैपिड शैलो ब्रीथिंग विथ अनप्रोडक्टिव कफ। अब जो कफ होगी वो अनप्रोडक्टिव होगी क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरी पैथोलॉजी देखने को नहीं मिल रही है। ये उसके एडवर्स इफ़ेक्ट की वज़ह से शो हो रहा है। जो मैंने कॉज़ बताई उसके एडवर्स इफ़ेक्ट की वज़ह से हो रहा है। प्लूरेसी जो है इसके एसोसिएटेड सिम्पटम्स में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लूरेसी डेवलप हो रही है, तो उसके अंदर अनप्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा। कोई भी स्पूटम या फिर सलाइवा जो है वो उसमें नहीं आएगा, अनप्रोडक्टिव कफ होगी और रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही पेशेंट जब डीप रेस्पिरेशन करेगा तो पेन जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो पेनफुल कंडीशन को सबसाइड करने के लिए पेशेंट जो होगा वो धीमे और बहुत ही शैलो ब्रीथिंग करेगा, सॉरी रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग करेगा, ताकि उसको कंपेंसेट कर सके दर्द को। ऑनसेट ऑफ मॉडरेट फीवर विथ चिल्स, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है इसीलिए फीवर तो आएगा ही, लेकिन मॉडरेट कंडीशन का होगा और विथ चिल्स यानी कि ठंड लग के उसको बुखार आ सकता है। एंड डिमिनिश्ड मूवमेंट ऑफ द अफेक्टेड साइड, यानी कि जिस साइड के अंदर प्लूरेसी डेवलप हो रखी है, जिस साइड की प्लूरल मेम्ब्रेन अफेक्टेड है, उस साइड की जो मूवमेंट होगी वो कम होगी, डिमिनिश्ड होगी। पेनफुल कंडीशन की वजह से पेशेंट जो होगा वो तरफ से उस तरह को बहुत ही सलीके से रखेगा, उसको अंदर कोई भी मूवमेंट होने से बचेगा। On auscultation, pleuritic rub of crackling quality during both inspiration and expiration, यानी कि प्लूराइटिक रब जो कब मिलता है, जब भी लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो उस कंडीशन में प्लूराइटिक रब वाली साउंड्स हमें स्टेथोस्कोप के जरिए सुनने को मिलती है। और कब सुनने को मिलेगी? दोनों टाइम पे, इंस्पायरेशन के टाइम पे भी और एक्सपायरेशन के टाइम पे भी। लेकिन हमें सबसे पहले नॉर्मल ब्रोंकियल साउंड सुनना ज़रूरी है, तो इसके लिए हम देखते हैं, लाइक ये जो साउंड है ये नॉर्मल ब्रोंकियल साउंड है।
ये नॉर्मल ब्रोंकियल साउंड थी। अब हम देखते हैं कि प्लूराइटिक रब वाली क्रैकलिंग साउंड कैसी होती है। तो ये जो थी ये प्लूराइटिक रब वाली क्रैकलिंग साउंड थी। तो इस टाइप की साउंड हमें ऑस्कल्टेशन में सुनने को मिल सकती है स्टेथोस्कोप के ज़रिए। अब हम क्या-क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएँगे? ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस करवाने की इसमें नीड नहीं होती है, क्योंकि हम इसको क्लिनिकली साइन एंड सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर करवाना भी पड़े तो सीआरपी करवा सकते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेज़ देखने को मिलता है। चेस्ट एक्स-रे करवा सकते हैं ताकि हमें कोई न कोई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, या फिर कोई भी कैविटेशन या लंग डिफ़ॉर्मिटी हमें देखने को मिल सकती है, ताकि हम पता कर सकें कि डायरेक्ट लंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये प्लूराइटी हुई है या फिर किसी और की वजह से। देन सीटी थोरैक्स करवा सकते हैं, ईसीजी करवा सकते हैं टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ चेस्ट पेन ड्यू टू कार्डियक प्रॉब्लम। तो इस वजह से हम ईसीजी भी करवा सकते हैं। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें कि इसके अंदर एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हम क्या-क्या दे सकते हैं, तो वो बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं प्रॉपर्ली, देन हॉट वाटर बैग फॉर फर्मेंटेशन, यानी कि गर्म पानी से सिकाई करने के लिए बोलते हैं। एनाल्जेसिक्स एंड सेडेटिव्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि पेनफुल कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को साँस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए एनाल्जेसिक्स का एंड सेडेटिव्स, ताकि कि जो पेनफुल बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है उसको कम किया जा सके। एंड कफ सप्रेशेंट्स, क्योंकि अनप्रोडक्टिव कफ होती है और कफ की वजह से पेन बहुत ज़्यादा वर्स होता है, इसीलिए कफ सप्रेसेंट दिया जाता है, ताकि कफ जो है कफ की वजह से कोई भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी ना हो, पेनफुल कंडीशन डेवलप ना हो सके। इसके अलावा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉज़ ऑफ प्लूरेसी, यानी कि प्लूरेसी किस वजह से हो रखी है, या न्यूमोनिया की वजह से है, या फिर ब्रोंकियोटाइटिस की वजह से है, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स की वजह से है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से है, या जो भी मैंने कॉजेज़ बताए हैं उनमें से अगर किसी एक की वजह से भी प्लूरेसी हो रखी है, तो मेन कॉज़ को हमें ट्रीट करना होता है, जिसकी वजह से उसका जो एसोसिएटेड साइन एंड सिम्पटम्स प्लूरेसी हो रखा है, डेवलप हो रखा है, उसको सबसाइड किया जा सके। तो इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको भी ये बनाया हुआ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन्स या क्वेरीज़ हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। इसी के साथ ही प्लीज़ थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।